कि सुजाता की जिंदगी में उसको अपना कहने वाला कोई नहीं था। माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसीलिए शादी के पहले वह खुद को बेहद अधूरा महसूस करती। शायद माँ की आंचल की छाव उसे नसीब नहीं हुई थी, इसीलिए पिताजी थे बड़े कड़क स्वभाव के, इसीलिए सुजाता अपने पिता से एक दूरी बनाकर ही रखती आई थी। सिर्फ पिता और बेटी में औपचारिकता की ही बातें होती थीं। पिता की कार्बन कॉपी अतुल भैया भी कड़क स्वभाव के थे, और यही वजह थी कि भाभी भी खुलकर ना बोलती और ना हंसती। पिता और भैया ने जब उसके लिए सतीश को पसंद किया तो उसने भी बिन कुछ देखे समझे इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। सुजाता तो बस आज़ाद होना चाहती थी। सतीश से शादी के बाद वह बहुत दूर जयपुर आ गई। सतीश वाकई बहुत अच्छे पति साबित हुए। सुजाता सतीश जैसा पति पाकर खुद को भाग्यशाली मानती है। उसकी शादी के 2 साल बाद ही अतुल भैया भाभी सहित अमेरिका चले गए। पिताजी भी आते जाते रहते, लेकिन अचानक आए इस कोरोना ने पिताजी को नहीं छोड़ा। अब सुजाता का मायका पूरी तरह से ख़त्म हो गया। भैया भाभी से भी संबंध धीरे धीरे ख़त्म हो गया। परदेश में बैठी भाभी 4-5 महीनों में फ़ोन कर लेती थी। अगर जिंदगी का गम यहीं रुक जाता तो आज सुजाता की ज़िंदगी भी कितनी खुशहाल होती। सुजाता और सतीश की लाख कोशिश के बाद भी उनके घर में नन्ही खुशियाँ नहीं आ सके, तो सतीश ने साफ कह दिया कि उन्हें कोई बच्चा नहीं चाहिए। सुजाता, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। उस रात सुजाता कितना रोई थी, क्योंकि वह जानती थी कि कमी उसमें खुद में है, ना कि सतीश में। लेकिन उसकी ज़िंदगी की आखिरी इस दुर्घटना ने उसकी ज़िंदगी पूरे सिरे से ही बदल दी। अभी पिछले साल ही वह इस नए शहर, नए घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन ज़िंदगी ने उससे उसका पति ही छीन लिया। अब तो वह खुद को ही अपशगुनी मानने लगी। सतीश के गुजर जाने के बाद सुजाता नितांत तन्हा हो गई। हर पल उसके कान में सतीश के आखिरी वाक्य गूंजते रहते। यह शहर व यहाँ के लोग उसे अजनबी मालूम होते थे। जिंदगी तो जीने का नाम है, लंबी जिंदगी तो जीनी ही पड़ेगी। वह सतीश की यादों के सहारे खुद को बदलने की असफल कोशिश करती रहती। शहर की उसी की कॉलोनी के कोने वाले मकान में अमर रहते थे। उन्होंने ही सतीश को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई थी। सतीश की देखभाल में उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। सो अमर से सुजाता का परिचय पहचान में बदल गया था। अमर ने अपना कर्तव्य समझते हुए सुजाता को सामान्य जीवन गुजारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, सुजाता, आप कल से फिर मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। पहले मैंने आपको अक्सर पार्क में वॉक करते हुए देखा है। हाँ, पहले मैं नित्य मॉर्निंग वॉक पर जाती थी। सतीश जिम जाते थे और मुझे वॉक पर भेजते थे। उनके बाद अब दिल ही नहीं करता। उदास सुजाता ने कहा, मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ। मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। जीवन साथी के चले जाने से जो शून्य जीवन में आ जाता है, उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु सामान्य जीवन के लिए खुद को तैयार करने के सिवा अन्य विकल्प नहीं होता है। 2 पल बाद वे फिर बोले, सतीश जी गुजर चुके हैं, अब वे नहीं हैं, इसीलिए आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप खुद को सामान्य दिनचर्या के लिए तैयार कीजिए। अमर ने अपना तर्क रखते हुए आगे कहा, सुजाता जी, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, बल्कि अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, पत्नी के गुजर जाने के बाद ऐसा महसूस होता था जैसे जीवन समाप्त हो गया है। अब दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। किंतु ऐसा होता नहीं है और ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। किंतु मृत्यु तो साथ संभव नहीं है ना। जिसके हिस्से में जितनी सांसें हैं वह उतना जीकर चला जाता है। जो रह जाता है उसे खुद को संभालना होता है। मैंने उस विकट स्थिति में खुद को व्यस्त रखने के लिए मॉर्निंग वॉक शुरू की, फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया।
प्रोफेसर हूँ, सो पढ़ाने में दिल लगता ही है। इसके बाद भी काफ़ी समय रहता है। उसमें व्यस्त रहने के लिए घर पर ही कमज़ोर वर्ग के बच्चों को फ्री में ट्यूशन देता हूँ तथा हफ्ते में 2-3 सेवार्थ के लिए एक अनाथ आश्रम में समय देता हूँ। इस तरह के कार्यों से अत्यधिक आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही समय को फ्रूटफुल व्यतीत करने का संतोष भी प्राप्त होता है। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन कार्यों में मुझे सहयोग दें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह कॉल बिल दूंगा, निकल आइएगा। मॉर्निंग वॉक पर साथ चलेंगे, शुरुआत ऐसे ही कीजिए। अन्य विकल्प ना होने के कारण सुजाता ने सहमति में सिर हिला दिया। सच में मॉर्निंग वॉक की शुरुआत से वह एक ताजगी सी महसूस करने लगे। उसने अमर के साथ कमज़ोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाना व अनाथालय में समय देना भी प्रारंभ कर दिया। इन सब से उसे अद्भुत आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता। 2 दिन से अमर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आए। सुजाता असमंजस में पड़ गई। शायद अमर ने सोचा हो कि शुरुआत करा दी है, अब उसे खुद ही चलना चाहिए। सुजाता पार्क तक चली गई, किंतु उसे अमर वहाँ भी दिखाई नहीं दिए। जब तीसरे दिन भी वे नहीं आए, तब उसे भय लगने लगा कि कहीं एक विधवा और एक विधुर के साथ का किसी ने उपहास बना अमर को आहत तो नहीं कर दिया। कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं हो गया। एक्सीडेंट? नहीं नहीं, वे ठीक हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। इन्हीं उलझनों में उसके कदम अमर के घर की ओर बढ़ चले। देखा तो दरवाजे पर ताला पड़ा था। 2 पल संकोचवश ठिठक गई। फिर वह उनके पड़ोसी महेश बाबू के घर पहुंच गई। महेश बाबू और उनकी पत्नी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आइए सुजाता जी, कैसी हैं? हम लोग आपके पास आने की सोच रहे थे, किंतु व्यस्तता के कारण समय ना निकाल पाए। सुजाता ने उन्हें धन्यवाद देते हुए पूछा, आपके पड़ोसी अमर जी क्या बाहर गए हुए हैं? उनके घर पर? नहीं नहीं, उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, वे अस्पताल में हैं। हम उनसे कल शाम मिलकर आए हैं, अब वे ठीक हैं, महेश बाबू ने बताया। सुजाता सीधे अस्पताल चल दी। विजिटिंग आवर होने के कारण वह अमर के समक्ष घबराई सी पहुंच गई। कैसे हैं आप? क्या हो गया? कैसे हो गया? आपने मुझे इतना पराया समझा जो अपनी तबीयत खराब होने की सूचना तक नहीं दी। मैं पागलों सी परेशान हूँ, ना दिन में चैन है और ना रात में नींद। ओ सुजी, इतना परेशान हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें खबर करना चाहिए था, किंतु तुम्हें मेरा हाल कैसे मालूम हुआ? अमर ने आश्चर्य से पूछा। आज मैं हैरान परेशान महेश बाबू के घर पहुंच गई, वहीं से सब जानकर सीधी चली आ रही हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं तथा यह हाल कैसे हुआ? सुजाता की आंखें सजल हो उठी। अमर भी भावुक हो उठे। उन्होंने सुजाता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, प्लीज़ परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूँ। उस दिन काका रात में खाना बनाने ना आ सका। 8:30 बजे के बाद फ़ोन करता है, सर आज नहीं आ सकूँगा, पत्नी को बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैंने कह दिया कि ठीक है, तुम पत्नी को डॉक्टर को दिखाओ, अभी मैं ही कुछ बना लेता हूँ, सुबह सब ठीक रहे तो ज़रूर आ जाना। मैंने कह तो दिया, किंतु कुछ बना ना सका। सो नुक्कड़ की दुकान से पकौड़े ले आया, वही हजम नहीं हुए, बस रात से दस्त और उल्टियाँ शुरू हो गई। अमर जी, आप मुझे कितना पराया समझते हैं। मेरे घर पर खाना खा सकते थे, किंतु नहीं, आप नुक्कड़ की दुकान पर पकौड़े लेने चल दिए, जबकि आपके घर से दुकान की अपेक्षा मेरा घर करीब है। सिर्फ आप बात बनाते हैं कि तुम्हें अपनत्व के कारण समझाता हूँ कि स्वयं को संभालो और सामान्य दिनचर्या का पालन करो। मैंने आज आपका अपनापन देख लिया। सॉरी सुजाता, मुझे माफ़ कर दो, अमर ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हें खबर कर देता तो तुम्हारा यह रूप कैसे देख पाता। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, यह तो जान सका। सुजाता ने हौले से अमर की बाह में धौल जमाते हुए अपनी आंखें पोंछ लीं तथा मुस्कुरा दी। भावनाओं की आंधी सारी औपचारिकताएं उड़ा ले गई।
अमर सुजाता को सूजी कह बैठे। वही हाल सुजाता का था। वह अमर जी की जगह अमर बोल गई। भावनाओं के ज्वार में अमर भूल ही गए कि उनके कमरे में उनकी बेटी अनन्या भी मौजूद है। सुजाता तो उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ थी। अति भावुकता में उसे अमर के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। एकाएक अमर की नजरें बेटी अनन्या से टकराई। संकोचवश सुजाता का हाथ छोड़ते हुए उन्होंने परिचय करवाते हुए कहा, सुजाता, इससे मिलो, यह मेरी प्यारी बेटी अनन्या है। यह आई तो ऑफिस के काम से थी, किंतु मेरी तीमारदारी में लग गए। सुजाता को अनन्या की उपस्थिति का आभास होते ही उसकी हालत तो रंगे हाथों पकड़े गए चोर सी हो गई। वह अनन्या से 2-4 औपचारिक बातें कर झटपट विदा हो ली। अस्पताल से लौटते समय सुजाता अत्यधिक सकुचाहट में धंसी जा रही थी। वह भावावेश में क्या क्या बोल गई। न जाने अमर क्या सोचते होंगे। अनन्या का ख्याल आते ही उसकी सकुचाहट बढ़ जाती। न जाने वह बच्ची क्या सोचती होगी। कैसे उसका ध्यान अनन्या पर नहीं गया। वह स्वयं को समझाती। अमर के लिए व्यथित होकर ही तो वह अस्पताल पहुंच गई थी। भावनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं था, इसीलिए जो मन में था जबान पर आ गया। अमर घर आ गए थे। अब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। अनन्या को कल लौट जाना था। अनन्या ने अमर एवं सुजाता के परस्पर व्यवहार को अस्पताल में देखा था। इतना तो वह समझ चुकी थी कि दोनों के मध्य अपनत्व पनप चुका है। बात जानने समझने की इच्छा से उसने बात छेड़ते हुए कहा, पापा, सुजाता आंटी इस कॉलोनी में नई आई हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अमर शांत गहन चिंता में बैठ गए। अनन्या ने ही उन्हें टटोलते हुए कहा, क्या बात है पापा, नाराज हो गए? नहीं बेटा, तू तो मुझे मेरे हित में ही समझा रही है, किंतु मुझे भय है। सुजाता मुझे स्वार्थी समझ मुझसे दोस्ती ना तोड़ बैठे। उसका अलगाव मैं सहन ना कर सकूंगा। अमर ने धीरे धीरे कहा, पापा, वे आपसे प्यार करती है, किंतु नारी सुलभ सकुचाहट तो स्वाभाविक है ना। पहल तो आपको ही करनी होगी पापा। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अमर के इस वाक्य पर दोनों ही मुस्कुरा दिए। अनन्या लौट गई, किंतु अमर को समझाकर नहीं, धमका कर गई कि वे जल्दी से जल्दी सुजाता से शादी की बात करेंगे, वरना वह स्वयं यह जिम्मेदारी पूरा करेगी। मॉर्निंग वॉक पर अमर एवं सुजाता अनन्या के संबंध में ही बातें करते रहे। अमर बोले, 5 वर्ष हो गए हैं अनन्या की शादी हुए। जब भी जाती है मन भारी हो जाता है। उसके आने से मेरा सारा घर गुलजार हो जाता है। जाती है तो अजीब सूनापन छोड़ जाती है। सुजाता ने कहा, बड़ी प्यारी है अनन्या, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी। उसकी आंखें तो विशेष सुंदर हैं। अपने में एक दुनिया समेटे हुई सी मालूम होती है वहाँ। तब अमर खुश होते हुए बोले, वह अपनी माँ की कार्बन कॉपी है। पत्नी आराधना को अद्भुत महिला कहता था मैं। रूप एवं गुण का अद्भुत मेल था उसके व्यक्तित्व में। सुजाता अनन्या के साथ विशेष जुड़ाव महसूस करने लगी थी। उसने अनन्या के पति, उसके ससुराल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली तथा अत्यधिक प्रसन्न हुई कि बहुत समझदार एवं संपन्न परिवार हैं। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय सुजाता का घर पहले आता है। रोज ही अमर उसे उसके घर तक छोड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाते थे। आज सुजाता ने आग्रह करते हुए कहा, अमर, आज आप ब्रेकफास्ट एवं लंच मेरे साथ ही लीजिए ना। आज ही अनन्या लौट कर गई है। आपको अपने घर में आज सूनापन ज़्यादा महसूस होगा। अमर जल्दी ही मान गए। उन्होंने सोचा, इस बहाने सुजाता से अपने दिल की बात कर सकेंगे। काफ़ी उलझन के बाद अमर ने सुजाता से साफ साफ कहना उचित समझा, सुजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु तुमसे एक वादा चाहता हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात आपत्तिजनक लगे तो साफ इनकार कर देना, किंतु नाराज़गी से दोस्ती ख़त्म नहीं करना। सुजाता ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपकी दोस्ती मेरे जीवन का सहारा है। अमर जी,
खैर चलिए, वादा रहा। सुजी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरा सहारा बनोगी? अमर ने सुजाता की आंखों में देखते हुए कहा। सुजाता ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, यह क्या कह बैठे अमर जी? भला यह भी कोई उम्र है शादी रचाने की? देखो सुजी, हम दोनों अपने अपने जीवन साथी को खोकर जीवन की संध्या बेला में अनायास ही मिल गए हैं। हम दोनों ही तन्हा हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन फिर से जीवन में आनंद एवं उल्लास भर सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में परस्पर सहयोग दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी आराधना को बहुत चाहता था, किंतु बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। मेरी आराधना भी मुझे बहुत चाहती थी। अपनी बीमारी के संघर्ष के दौरान भी उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे जीवन की फिक्र थी। एक दिन मुझसे बोली, अमर जी, मेरा आपका साथ इतना ही था। आपको अभी लंबा सफ़र तय करना है, अकेले कठिन लगेगा। मेरे बाद अवश्य योग्य जीवन साथी ढूंढ लीजिएगा। अपनी शादी वाली अंगूठी मेरी हथेली पर रख कर बोली, इसे मेरी तरफ से स्नेह स्वरूप आप प्यार से उसे पहना देना। मैं यह सोचकर खुश हो लूँगी कि अमर जी के साथ उनकी फिक्र करने वाला कोई है। अमर अपनी पत्नी को याद कर बेहद गंभीर हो गए थे। 2 पल रुककर स्वयं को संयत कर कर बोले, मैंने तुम्हें एवं सतीश को भी साथ साथ देखा था, गृह प्रवेश के अवसर पर तथा अस्पताल के दुखद मौके पर। तुम दोनों का प्यार परिलक्षित था। सतीश को भी अपनी जिंदगी से ज़्यादा तुम्हारे जीवन की चिंता थी। वे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही चिंता व्यक्त करते थे। मैं आईसीयू में उनसे मिलने जब भी जाता, सिर्फ तुम्हारे संबंध में ही चिंता व्यक्त करते थे। उस दिन उन्हें आभास हो चला था कि वे नहीं बचेंगे। अत्यधिक कष्ट में बोले थे, दोस्त, मैं तुम्हें अक्सर पुनर्विवाह की सलाह देता था और तुम हंसकर टाल जाते थे, किंतु अब तुमसे वचन चाहता हूँ, मेरी सूजी को अपना लेना। तुम्हारे साथ वह सुरक्षित है, यह सोच मुझे शांति मिलेगी। मेरे बाद एकदम अकेली हो जाएगी मेरी सूजी। दोस्त, मेरा आग्रह स्वीकार कर लो, मेरे पास समय नहीं है। उनकी दर्द भरी याचना पर मैं हाँ तो ना कर सका था, किंतु स्वीकृति देकर सिर अवश्य हिला दिया था। मेरी सहमति जानकर उस कष्ट एवं दर्द में भी उनके चेहरे पर एक स्मिति छा गई थी। किंतु सुजाता, तुम्हारी नाराजगी के डर से मैं तुमसे कहने का साहस ना जुटा सका था। सच कहता हूँ सुजी, सांत्वना और सहयोग ने सतीश के आग्रह के बाद कब प्यार का रूप ले लिया, इसका आभास मुझे भी नहीं हुआ। किंतु मेरे प्यार की सुगंध मेरी बेटी अनन्या ने महसूस कर ली है। कहते हुए अमर धीरे से मुस्कुरा दिए। सुजाता नीची नजरें किए हुए शांत बैठी थी। अमर ने ही कहा, सुजी, मैंने तुम्हें सतीश जी की, अनन्या की एवं अपनी भावनाएं बता दी हैं। अंतिम निर्णय तुम ही करोगी। तुम्हारी सहमति के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। सुजाता ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, सतीश ने जैसा आग्रह आपसे किया था, वैसी ही इच्छा मुझसे भी व्यक्त की थी। मुझसे कहा था, सुजी, दुनिया में अकेली औरत का जीवन दुभर हो जाता है। अमर जी भले इंसान हैं तथा विधुर भी हैं। उनका हाथ थाम लेना। तुम सुरक्षित रहोगी तो मुझे शांति मिलेगी। मेरी चुप्पी पर अधीर होकर बोले थे, सुजी मान जाओ, हाँ कह दो, मेरे पास समय नहीं है। उनकी पीड़ा, उनकी अधीरता देख मैंने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया था। मेरी स्वीकृति मान उन्होंने हल्की मुस्कुराहट से कहा था, मेरी शादी वाली अंगूठी मेरी सहमति मान अमर को पहना देना। किंतु मैं भी आपकी दोस्ती ना खो बैठूं, इस संकोच में आपसे कुछ कह ना सके। वह हल्के से मुस्कुरा दी। अमर इत्मीनान से बोले, चलो, अनन्या की जिद के कारण सभी बातें साफ हो गई। मैं तो तुम्हें चाहने लगा हूँ, यह स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा प्यार भी उस दिन अस्पताल में उजागर हो चुका है। मेरी अनन्या तो हमारी शादी के लिए तैयार बैठी है। तुम भी इस विषय में अपने भैया भाभी से बात कर लो। तब सुजाता ने उदासीनता से कहा, मेरा भैया तो सालों पहले ही पराया हो गया। अमेरिका क्या गया, वहीं का होकर रह गया। सतीश के क्रियाक्रम हेतु बहुत कठिनाई से उनसे संपर्क कर सकी थी।
मात्र 3 दिन के लिए आए थे। मानो संबंध जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने आए थे। अकेली बहन कैसे रहेगी, ना उन्होंने पूछा ना ही मैंने बताया। अजनबी की तरह आए, परायों की तरह चले गए। सुजाता की आंख भीग आई थी। अमर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुजी, जिस भाई को तुम्हारी फिक्र नहीं है, जिसने तुमसे कोई संपर्क नहीं रखा, उसके लिए क्यों आंसू बहाना। मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे का इतना मजबूत सहारा बनेंगे कि हमें अन्य किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं होगी। सुजाता अभी भी सिमटी सकुचाई सी बैठी थी। अमर ने उसकी अंतर्दशा भांपते हुए कहा, सुजी, यह तुम भी जानती होगी तथा मैं भी समझता हूँ कि इस उम्र में शादी शारीरिक आवश्यकता हेतु नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है। शादी की आवश्यकता हर उम्र में होती है ताकि साथी से अपने दिल की बात की जा सके। एक साथी होने से जीवन में उमंग उत्साह बना रहता है। फ़ोन के जरिए अनन्या सब बातें जानकर खुशी से उछलते हुए बोली, पापा, इस रविवार यह शुभ कार्य कर लेते हैं। मैं और प्रशांत इस शुक्रवार की रात में पहुंच रहे हैं। रविवार के दिन कुछ निकटतम रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के बीच अमर एवं सुजाता ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, फूलमाला पहनाई तथा अमर ने सुजाता की सुनी मांग में सिंदूर सजा दिया। सभी उपस्थित अतिथियों ने करतल ध्वनि से उत्साह एवं खुशी का प्रदर्शन किया। सभी ने अनन्या की सोच एवं समझदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमर एवं सुजाता के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रख अनन्या ने प्रशंसनीय कार्य किया है। अनन्या के घर पर ही छोटी सी पार्टी का आयोजन रखा था। सोमवार की पहली फ्लाइट से अनन्या एवं प्रशांत को लौट जाना था। सुजाता भाव विभोर हो बोली, अच्छा होता बेटा कुछ दिन और रुक जाती। अनन्या ने अपनेपन से कहा, मम्मी, अभी तो हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। फाइनल रिपोर्ट का समय होने के कारण ऑफिस से छुट्टी मिलना संभव नहीं है। ठीक है, इस बार जाओ, किंतु प्रॉमिस करो दिवाली पर आकर जरूर कुछ दिन रहोगे, सुजाता ने आदेशात्मक स्वर में कहा। अनन्या को सुजाता का माँ जैसा अधिकार जताना भला लगा। वह भाव विभोर हो उसके गले लग गई। उसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, उसे माँ जो मिल गई थी। दोनों के अपनत्वपूर्ण व्यवहार को देखकर अमर की आंखें भी सजल हो उठीं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। सावित्री की तस्वीर की और उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में नहीं लगाई थी उन्होंने वह तस्वीर। उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वह उनके साथ रहा करती थी जाने से पहले। काजल तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। सावित्री के गुजर जाने के बाद वह उस पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता या कहे कंफर्ट लेवल उसके साथ नहीं बन पाया था। हालांकि वह जब भी आता था पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था। ज़रूरत की चीज़ें जुटा कर जाता था ताकि पापा और काजल को कोई परेशानी ना हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, न जाने क्यों वह एक कदम पीछे हट जाते थे। एक अबूझ सी दीवार खींच दी थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराज़गी की वजह से ऐसा नहीं था और कारण वह खुद भी समझ नहीं पाए थे और ना ही बेटा। सावित्री की मौत की वजह वह नहीं था। फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वह उन छुट्टियों में घर आ जाता तो सावित्री कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना असंभव सा था। छोटा ही तो था, 6ठी क्लास में, घर से दूर था, इसीलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उसे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था। और हरीशनाथ सावित्री को ऐसी हालत में नन्ही काजल के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। यह मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वह चले जाती तो
माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वह 2 साल से कैंसर से जूझ रही थी। तभी तो आशीष को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया गया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब काजल 5वीं जमात में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में काजल को सीने से चिपकाई सावित्री आशीष को ही याद करती रही थी। आशीष ने भी बड़े होने के बाद काजल से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। काजल जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस प्रकरण से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए? किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, इस पर अगर अटके रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? माँ को तो जाना ही था। दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वह उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे। पापा को लेकर हालांकि आशीष ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही काजल को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें शेयर करना, जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है। लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। यह कहना गलत ना होगा कि काजल पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी काजल को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र दो किनारों पर छिटके रहे। वह ऐसी नदी बन गई जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ धकेलती रहती हैं, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाह कर भी आपस में एक कर पानी में असमर्थ रही थी। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वह बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो छुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से क्यों इन पचड़ों में पड़ती है? बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वह अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रौब झाड़ने में बहुत मज़ा आता था। पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी ख़त्म होगी जब वह बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निर्विघ्न बहती रहे तो रिश्ता रीतेगा नहीं, सूखेगा नहीं। आवाज़ लगाने के बाद हरीशनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। काजल तो अब है ही नहीं यहाँ। ये लीजिए पापा जी। बहू सुनीता ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि काजल नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की सुनीता को आदत हो गई है अब। पापा उसे सीधे मुंह बात नहीं करते। कोई बात नहीं, वह अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। सुनीता समझती है कि काजल की कमी उन्हें खलती है, इसीलिए बहुत खिन्न रहने लगे हैं। आखिर बरसों से काजल पर निर्भर रहे हैं। वह उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में सुनीता को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 1.5 साल ही हुए हैं और 1 साल से काजल यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी है, जबकि यहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ तो वह इसकी वजह समझती थी। काजल कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। सुनीता ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने के बाद वह सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वह घर को, पिता पुत्र के बीच पसरे ठंडेपन को? कितने कम शब्दों में संवाद होता है। बाप रे, वह तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को कोई लगाव ही नहीं है, पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस करती है। बच्चों का पिता से लगाव होना ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वह एक विजातीय लड़की। बेटे ने लव मैरिज की। यह बात भी पापा को बहुत खटकती है। सुनीता जानती है वह तो काजल ने स्थिति को संभाल लिया था, वरना आशीष उसे लेकर अलग हो जाने पर आमादा हो गया था। दोनों के बीच सेतु बन रिश्तों पर किसी तरह पैबंद लगा दिया था। सुनीता भी शादी के बाद काजल पर बिल्कुल निर्भर थी। ननंद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्ती का रिश्ता अधिक था। जब उसने आशीष से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ के मन में आशंकाएं थीं। इतने समय से काजल ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज है उसका, कहीं वह तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित ना कर दे। आशीष भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि है उससे छोटी। कहीं सास बनने की कोशिश ना करे। संभल कर रहना और अपने अधिकार ना छोड़ना। कुंवारी ननंद वैसे भी जी का जंजाल होती है। ससुराल पहुंचकर सुनीता को तो ना अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा और ना ही उसे लगा कि काजल निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब सुनीता ने रसोई में कदम रखा था तो घर की चाबियों का गुच्छा उसे थमाते हुए ननंद काजल ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियाँ, थोड़ा मैं भी जी लूँ। भैया को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे मुक्ति दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन 2 मिसाइलों से निपट भी लेंगे। बचपन से बड़े पैंतरे अपनाने पड़े हैं तो सब दिमाग में रजिस्टर हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीज़ें भरे। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से काजल ने कहा था उससे सुनीता को जहाँ हंसी आ गई थी वहीं सारा भय भी दूर हो गया था। नाहक ही कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है। उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है ससुराल में। उसके बाद काजल ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और सुनीता ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को सुनीता को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सामान्य व स्नेह मिलने के लिए काजल को यही सही लगा था कि वह एक दूरी बना ले। इससे काजल पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही सुनीता को वह समझ पाएंगे और आशीष को भी। सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी, आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उन लोगों की उपेक्षा कर रही हैं। काजल ने कहा था तो सुनीता ने उसका माथा चूम लिया था। 2-3 साल ही तो छोटी है उससे, पर एक ठोस संबल उसे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ, तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, सुनीता ने कहा था तो काजल झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब सुनीता ने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया था। भाभी, लगता है माँ की गोद में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड़ के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं खुशनसीब हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि रोके टोके, पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब यह नहीं लगता कि हम किसी जिम्मेदारी के नीचे दबे हैं। दूरियां कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती है। सुनीता को एहसास हो रहा था। काजल के जाने के बाद उसे बहुत दिक्कतें आई। पिता पुत्र के बीच अक्सर छाए रहने वाला मौन और बात बात पर पापा को उसे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना और विजातीय होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहराना। सुनीता ने भी ठान लिया था कि वह कभी पापा की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर आशीष और काजल के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घुट्टी यहाँ पी ली थी और कुछ अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ही लेकर आई थी। माँ ने यह पाठ बचपन से पढ़ाया था, क्योंकि वह इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाए, कितने ही पुरुष से आगे क्यों ना निकल जाए, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। शायद इसे वह परंपरा ही मानती थी। वह चुपचाप पापा के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करके भेजती। वह कुछ अलग नहीं कर रही थी। ऐसा तो वह अपने मायके में भी करती थी, केवल रिश्ते का नाम यहाँ अलग था,
पर रिश्ता तो वही था, पिता का। उससे गलतियां होती थीं, स्वाभाविक ही है, तो क्या हुआ? काजल कहती, ज़्यादा मत सोचो भाभी, बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। यह मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए यह कदम उठाया। मैं तो केवल आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में। असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत करते रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे हर काम के लिए। उन्हें मन की उदासी से निकलकर पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। अपने को दोषी मानकर और आत्म प्रताड़ना और स्वयं पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। हम केवल मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ झटके ही क्यों ना पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वह फ़ोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं। मज़ा आता है। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना। हंसी थी वह जोर से, तो सुनीता के चेहरे पर लाली छा गई थी। जब रोज एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वह आदत बन जाती है और फिर खलती नहीं है। हरीशनाथ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। बेटे के साथ संवाद बढ़ गया था, क्योंकि सुनीता ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराजगी करे भी तो किस बात पर? कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे? जब वह पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते तो हैं कि बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं बेटा बहू। कुछ तो खाने के लिए तरसते रहते हैं, ना समय पर खाना मिलता है, ना दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरीय जीवन की त्रासदी से अवगत हैं। भाग्यशाली हैं कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। आशीष तो एक बार कहने पर ही सारी चीज़ें जुटा देता है। काजल नहीं है तब भी जिंदगी मज़े से कट रही है उनकी। जब इंसान आत्ममंथन करने लगता है तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता पुत्र के बीच खिंची दीवार धीरे धीरे ही सही दरकने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, यह मानने वाले हरीशनाथ उसे बहू का दर्जा देने लगे थे। उसके विजातीय होने के बावजूद काजल ने जो दूरियां बनाई थी वो सुनीता को, आशीष को उनके पास ला रही थी। काजल! हरीशनाथ ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया। कमरे के भीतर ही सिमट गया काजल का नाम। सुनीता, मैं आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप बना देना अगर दिक्कत ना हो तो। रसोई के दरवाजे पर खड़े हरीशनाथ ने धीमे स्वर में कहा। झिझक थी उनके स्वर में। समझती है सुनीता, वक्त लगेगा दूरियां ख़त्म होने में। एक एक कदम की दूरी ही बेशक तय हो, पर शुरुआत तो हो गई है। वह इंतज़ार करेगी जब पापा उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। काजल भी तो कब से उस दिन का इंतज़ार कर रही है। वह जानबूझकर आती नहीं है मिलने भी, कि कहीं पापा उसे देख फिर सुनीता के प्रति कठोर ना हो जाए। बहुत ग्लानि होती है कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है। कल जब सुनीता से बात हुई थी तो काजल ने कहा था, गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलो काजल, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ थोड़े दिन के लिए, आशीष भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। सुनीता ने सोचा कल ही काजल को फ़ोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने, बेटी है वह घर की। सुनीता को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना हक और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है वह तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फ़ोन पर चाहे जितनी बात कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती हैं तब। अरे पापा बिल्कुल बन जाएगा, मैं भी आज खिचड़ी ही खाऊंगा और साथ में सूप, वाह मज़ा आ जाएगा। आशीष उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपनेपन की एक सौंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और सुनीता को लगा जैसे आज दहरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लें।